इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, जैसे हमने कल डिस्कस किया, बुद्धिज्म और जैनिज्म हार्ट एंड सोल ऑफ द यूपीएससी, ठीक है, एज पर एज द एंशिएंट इंडिया एंड कल्चर इज कंसर्न, दैट इज आर्ट एंड कल्चर। तो जितना जैनिज्म इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट होता ही है। तो आज भी हम कुछ एग्जाम ओरिएंटेड हाइलाइट्स जो है, जितना हम हो सके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखेंगे रिगार्डिंग द बुद्धिज्म। और कल हमने डिस्कस किया था दैट regarding Jainism there were 4 questions in the last 10 years. One question which is here in front of us was a common question both for Jainism and Buddhism in the year 2012. Okay? But definitely compared to Jainism, the questions on Buddhism are more, because Buddhism is like a most favorite topic of the UPSC, be it a prelims or a mains. So again we can see the questions which were asked by the UPSC during the last 10 years. And again regarding the questions, considering the direction of the questions, right, taking into account the mindset of the UPSC का थोड़ा सा mindset समझ के हम फिर से हम देखेंगे कि इस बार प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। हमें सबको पता है कि यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहती है, स्टिल पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हमें ऑलवेज क्लूज देते रहते हैं कि यूपीएससी में क्या आ सकता है। सो अगेन कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, इमीडिएटली वी कैन स्टार्ट। यहाँ पे अगर देखते हैं 2012 का हमारा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर कॉमन टू बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सो एज आई मेंशन, ये क्वेश्चन जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के लिए कॉमन है, ठीक। सो फर्स्ट इज अवेयरनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पेनांस एंड एंजॉयमेंट इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड डिनायल ऑफ द इफिशिएंसी ऑफ द रिचुअल्स, एंड देन द ऑप्शंस हैव बीन गिवन, वी हैव टू सिलेक्ट द आंसर, ठीक है। सो पॉइंट क्या है, द क्वेश्चन इज डीलिंग विद द बुद्धिस्ट एंड जैना फिलोसॉफी। जैसे कल हम बेसिक फीचर्स देखे थे जैना फिलोसॉफी के, वैसे ही आज इंपॉर्टेंट फीचर्स हम बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के देखने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज डीलिंग विद द फिलोसॉफी एंड ऑब्वियसली इफ यू सी द आंसर विल बी बी 2 and 3। व्हाई? बिकॉज अवॉइडेंस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पेनांस एंड एंजॉयमेंट, ठीक है, दैट वाज नॉट कॉमन टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म जो था वो आपका पेनांस और एक्सट्रीमिटीज, स्टारवेशन, सेल्फ टॉर्चर, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी, इन सारी चीजों में बिलीव करता था, एटलीस्ट द दिगंबरा फॉर्म ऑफ जैनिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म ऑलवेज वेंट फॉर अ मिडल पाथ, सबको पता है मिडल पाथ, तो बुद्धिज्म ऑलवेज वेंट फॉर अ मिडल पाथ। सो डेफिनेटली बुद्धिज्म नेवर एडवोकेटेड आपका वी कैन से द एक्सट्रीमिटीज एंड पेनांस, द सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, सेल्फ टॉर्चर, ठीक है। सो द अवॉइडेंस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनांस एंड एंजॉयमेंट, ये बुद्धिज्म को आपको लागू हो सकता है, क्योंकि बुद्धा ने क्लियरली बोला था यू शुड नॉट गो फॉर एनी ऑफ द एक्सट्रीम्स, you should not go for self torture and mortification of your body, neither you should go for extreme enjoyment, extreme materialism, extreme pleasures, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम्स में जो रोल बुद्धा ने प्ले किया था वैसा ही रोल मॉडर्न टाइम्स में महात्मा गांधी ने प्ले किया था, ठीक है। तो मेंस में उसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं बाद में, बट यहाँ पे एक ध्यान में रखिए कि बुद्धा बेसिकली ही वाज मोर ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर देन अ रिलीजियस रिफॉर्मर, एंड बुद्धिज्म वाज मोर लाइक अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। इट वाज नॉट अ रिलीजियस फिलोसफी एज सच, रिलीजन वाज देयर, द कोर ऑफ द रिलीजियस फिलोसफी इज विजिबल, बट इट वाज मोर ऑफ अ सोशल फिलोसफी। So that is a message we can get as far as the question is concerned. So similarly there are many more questions. So again you can see a question is asked about the mudra. This is a emerging area. भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्धा की जो अलग अलग मुद्राज रहती है, आज भी हम कुछ मुद्राज डिस्कस करेंगे। तो भूमि स्पर्श मुद्रा 2012 में पूछा गया है, एंड भूमि मुद्रा का सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या सिंबलाइज करती है, वो क्या दिखाती है, उसके बारे में पूछा गया था। सो यहाँ पे भी भूस्पर्श मुद्रा का जो आंसर है बी है कि बुद्धा जब अपनी एनलाइटमेंट अचीव कर रहे थे, सो ही हैड रिक्वेस्टेड द भूदेवी और स्थावरा, अर्थ का नाम है भूदेवी और स्थावरा, एंड बुद्धा वाज बेसिकली इनवाइटिंग हर, ही वाज रिक्वेस्टिंग प्लीज कम एंड विटनेस माय एनलाइटमेंट, मेरा जो अवेकनिंग है, मेरा जो एनलाइटमेंट है अंडर द बोधि ट्री, प्लीज यू बी अ विटनेस। तो ये उसका सिग्निफिकेंस था एज पर एज द भूमि स्पर्श मुद्रा इज कंसर्न, ठीक है। एंड ये भूमि स्पर्श मुद्रा का और एक सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि जब बुद्धा वाज गोइंग थ्रू हिज डीप मेडिटेशन एंड ही वाज अबाउट टू अचीव दैट एनलाइटमेंट और अ रियल ट्रूथ, सो ही वाज कंसिस्टेंटली डिस्टर्ब बाय द मारा, द सो कॉल्ड डेमॉन। तो मारा जो एक डेमॉन था, राक्षस था, वो बुद्धा को कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब कर रहा था। ही वाज ट्राइंग दैट बुद्धा शुड नॉट अचीव द एनलाइटमेंट, बट डिस्पाइट दिस ट्रबल बुद्धा रिमेन काम,
बुद्धा रिमेन अनपर्टर्ब, बुद्धा को कुछ फर्क नहीं पड़ा था, एंड बुद्धा बेसिकली अचीव्ड हिज मेडिटेशन, एंड दैट्स व्हाई ही वांटेड समवन टू बी अ विटनेस, एंड ही हैड इनवाइटेड भूदेवी और स्थावरा, अर्थ जो है उसको भूदेवी या स्थावरा बोलते हैं, एंड ही हैड इनवाइटेड हर टू बी अ विटनेस. So that point we have to keep in mind. So that's why answer is B. So again you can see the question is about the mudra. Then next aspect, if you see, then we will have the idea. 2013 में एक question है that the Buddhist rock cut caves, they are called चैत्यास and विहारास. तो चैत्य और विहारा में डिफरेंस क्या है, चैत्य और विहारा में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, तो सबको हमें पता है कि चैत्य इज अ प्रेयर हॉल, इट इज अ place of worship for the Buddhist, and Vihara is a residence of the Buddhist monks. विहारा ऐसी जगह है जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो 4 months ऑफ रेनी सीजन है उस टाइम में रॉक कट केव्स में रहते हैं. सो दिस इज अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो अभी तक हम देखेंगे इतना डिस्पाइट द फेवरेट एस्पेक्ट विच यूपीएससी हैज प्रोपाउंडेड फॉर द बुद्धिज्म. ठीक है, इतना डीपली अभी यूपीएससी गई नहीं है. हमें ऐसा लगता है कि बहुत यूपीएससी डीप जाती है, ठीक है, और हमें एक अच्छे लेवल पे पढ़ना पड़ता भी है, पढ़ना भी चाहिए, बट स्टिल द क्वेश्चंस आर लाइक दैट. विद अ प्रॉपर स्टडी वी कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े होते हैं, सारा कुछ पढ़ा होता है, बट मोर एंड लेस वी हैव टू जस्ट फोकस अपॉन कि कौन से एरिया से क्वेश्चंस आते रहेंगे. नेक्स्ट वी कैन सी अगेन और एक क्वेश्चन अगर देखते हैं तो कल तो जैनिज्म का देखा था, उसके बाद और क्वेश्चन जो आएगा हमारा बुद्धिज्म का, उसमें और एक आपको मिलेगा बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के बारे में. है एक क्वेश्चन आया था बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के बारे में, और एक क्वेश्चन आया था आपका कि कौन से जो किंगडम्स है बुद्धा ने विजिट किए थे. 2014 और 2015 दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? अवंती, गांधार, कौशल और मगध. ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट इसमें 2014 में आंसर डी लिया गया था 1, 3 and 4, एंड 2015 में भी आंसर डी लिया गया था, लेकिन उसमें 3 and 4 था. द पॉइंट इज दैट इट इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग. द पॉइंट इज दैट इसमें हमें ध्यान में रखना है जो कौशल और मगध है, यहां तो बुद्धा ऑब्वियसली गए थे. दीज वर द किंगडम्स विच वर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा. गांधार को हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो जहां पे ऑप्शंस में 2 लिखा हुआ है वो वहां पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं उस ऑप्शंस को. बट पॉइंट इज दैट अपार्ट फ्रॉम कौशल एंड मगधा, इन केस ऑफ अवंती देयर इज वन रेफरेंस, देयर इज ओनली अ सिंगल रेफरेंस रिगार्डिंग बुद्धाज विजिट टू अवंती. 6th century BC में जब बुद्धा अपने प्रिंसिपल्स को स्प्रेड कर रहे थे, ठीक, सो बुद्धा के जो कंटेम्पररी थे, हिज नेम वाज बिंबिसार ऑफ मगध, the famous ruler, the first historical ruler of India, the Bimbisar of Magad, belonging to Haryanka dynasty. ठीक, and Bimbisar basically he had a famous physician जीवका. बिंबिसार के एक फेमस फिजिशियन थे जीवक. तो बिंबिसार के एक फ्रेंड थे अवंती में, उनका नाम था चंद्र प्रदत्त महात्म्य. ठीक है, बिंबिसार के एक कंटेम्पररी किंग थे अवंती के रूलर चंद्र प्रदत्त महात्म्य, एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम सम इनक्यूरेबल डिजीज. जो अवंती के रूलर है चंद्र प्रदत्त महात्म्य, ही वाज सफरिंग फ्रॉम सम इनक्यूरेबल डिजीज. तो अवंती के रूलर जो थे उनके खुद के फिजिशियंस उनको ठीक कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बिंबिसार को रिक्वेस्ट किया कि आपका जो फिजिशियन है जीवका, और जीवका यह फिजिशियन है जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ा था. यह भी चीज ध्यान में रखिए, जीवका वाज द फिजिशियन ऑफ द बिंबिसार हु हैड स्टडीड इन अ तक्षशिला यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो जीवका को भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था अवंती की तरफ से, और जब बिंबिसार ने जीवका को भेजा था अवंती में, उसी समय ऐसा कहा जाता है, देयर इज वन रेफरेंस, ओनली सिंगल रेफरेंस, दैट बुद्धा हैड विजिटेड अवंती, दैट बुद्धा हैड विजिटेड अवंती. सो ऑब्वियसली दिस इज अ सिंगल रेफरेंस, बट अगेन देयर आर मेनी हिस्टोरियंस हु हैव not accepted this reference. So there is a slight we can say a conflict and a confusion and ambiguity about the case. But whatever may be the case, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आते ही रहते हैं. ठीक, सो आपका कौशल एंड मगध जो 2015 में जो आंसर लिया गया था 3 and 4 ओनली, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, और वी कैन से द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज अ कौशल एंड मगध. सो दिस इज अ केस. सो यहां से भी एक क्वेश्चन आपका आ चुका था, प्लस एक क्वेश्चन 2014 में बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के बारे में पूछा था, जो आपका लद्दाख हो गया,
देन आपका झास्कर वैली हो गया, हिमाचल प्रदेश का स्पीति वैली हो गया, के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर जैसे 2015 में मैंने बताया वही क्वेश्चन 14 का रिपीट हुआ था, लेकिन इस बार आंसर जो था आपका यूपीएससी ने डी लिया था एंड आपका 3 और 4 आंसर लिया गया था। ओके, सो इन दैट फैशन यू कैन सी कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो अभी तक यूपीएससी ने बहुत सारे एरियाज बुद्धिज्म के टच किए नहीं है। देयर आर सो मेनी एरियाज व्हिच आर नॉट येट टच बाय द वी कैन से यूपीएससी। वन क्वेश्चन जो यूपीएससी पहली बार सेक्ट के बारे में पूछा, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे जैनिज्म में भी, तो सेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। एंड ऑब्वियसली एज आई मेंशन यस्टरडे आल्सो, श्रौत्या एंड सम्मतिया, दीज वर द सेक्ट्स नॉट ऑफ जैनिज्म बट बुद्धिज्म। ये जैनिज्म के नहीं, ये बुद्धिज्म के सेक्ट है। और सेक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सेक्ट में एक चीज याद ध्यान में रखिए, ये जो श्रौतांतिका सेक्ट है, इट वाज द फर्स्ट सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ सोल। श्रौतांतिका जो सेक्ट है, इट्स अ फर्स्ट सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म व्हिच एक्सेप्टेड द कंसेप्ट ऑफ सोल। तो वो पॉइंट हम ध्यान में रखिए एज फार एज द बुद्धिज्म इज कंसर्न। ठीक है, so this point is very very important for us. I will just mention the point. श्रौतांतिका sect, ठीक है, first to accept concept of soul, ये पॉइंट जरूरी है हमारे लिए। सो ये भी हमारे पास अभी इंडिकेशन है कि अभी धीरे धीरे यूपीएससी विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस अबाउट। और अगेन फिर अगर वापस आते हैं तो उसमें सेकंड पॉइंट जो है, Sarvastivadin held that the constituents of a phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form। तो ये स्टेटमेंट समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो पॉइंट ये है, मैं पहले ये बताता हूं आपको कि अगर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, वी नो दैट फर्स्ट एवर डिवीजन इन अ बुद्धिज्म केम, एंड इट वाज नॉट अ डिवीजन ऑफ हीनयाना एंड महायाना। ये जो डिवीजन पहले आया था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, वो हीनयाना और महायाना का डिवीजन नहीं था। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। वो डिवीजन किस चीज का था? वो आपका डिवीजन था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, 383 बीसी में हुआ था। आपका हुआ था काल अशोक, शिशुनाग रूलर, he was a patron, and Sabakami was a president. Okay? And here as we know, major significance of the council was that यहां पे बुद्धिज्म के दो डिविजन्स आ गए थे। ठीक है, विद इन द हीनयाना बुद्धिज्म 2 सब डिविजन्स के, हीनयाना बुद्धिज्म में 2 डिविजन्स आ गए। पहला था स्थाविरवादीन और दूसरा था महासंघिका। ठीक है, पहला था स्थाविरवादीन और दूसरा था महासंघिका। स्थाविरवादीन जो थे वो बोलते थे कि बुद्धा के जो टीचिंग्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं नो चेंजर एंड प्रो चेंजर्स, वैसा ही है। दीज स्थाविरवादीन्स दे आर कॉल्ड एज अ नो चेंजर्स। बुद्धा के टीचिंग्स में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। महासंघिका क्या बोलते हैं? दे आर प्रो चेंजर्स। महासंघिका प्रो चेंजर्स है। वो क्या बोलते हैं? दैट जैसे हमारा पॉलिटी में कंसेप्ट है, वी शुड नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर और वी कैन नॉट अमेंड और अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही महासंघिका बोलते हैं वी शुड नॉट चेंज द मीनिंग, इंटेंशन एंड ऑब्जेक्टिव। जो ओरिजिनल बुद्धा के टीचिंग्स है उसका मीनिंग, इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव हम चेंज नहीं करेंगे। बट अभी बुद्धा की डेथ होके 100 साल हो चुके हैं, बिकॉज दिस काउंसिल वाज कंडक्टेड इन 383 बीसी, बुद्धा डाइड इन 483 बीसी। तो उनका कहना है महासंघिका का कि 100 साल हो चुके हैं बुद्धा की डेथ होके, बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस आ चुके हैं। तो यह जरूरी है कि बुद्धा के टीचिंग्स को हम चेंज नहीं करेंगे, उसका इसेंस, उसका सोल हम वैसे ही रखेंगे।
बट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम्स, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम्स उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा चेंज होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम्स बुद्धा के जो प्रिंसिपल्स है उसका इंटरप्रिटेशन चेंज होना चाहिए, क्योंकि 100 साल के बाद ये जो जनरेशन है, ये जो सोसाइटी है, उनको क्या अच्छा लगता है बुद्धा के टीचिंग के बारे में, उस हिसाब से हमें जाना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ प्रो चेंजर्स। तो ये जो झगड़ा हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसकी वजह से हिनयाना बुद्धिज्म में ये दो डिविजन्स आ गए, स्थावीरवादीन एंड महासंघिका, है। और स्थावीरवादीन को हम थेरावाद बोलते हैं, स्थावीरवादीन को हम थेरावाद बोलते हैं। और ये जो थेरावाद बुद्धिज्म है या स्थावीरवादीन जो बुद्धिज्म है, इसको अशोका ने पैटर्नाइज किया था, है। इसको अशोका ने पैटर्नाइज किया था। और हमें यह भी पता है कि अशोका ने उसको नॉट ओनली ही पैटर्नाइज दैट, बट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धिज्म श्रीलंका और सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गया, वो है आपका थेरावादा बुद्धिज्म। आज भी अगर हम जाएंगे श्रीलंका और मेजर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या आसियान कंट्रीज, यहां पे हमें थेरावादा बुद्धिज्म दिखता है। द स्थावीरवादीन जो है उसका ही वर्जन है थेरावादा, है। और ये हिनयाना बुद्धिज्म का ही पार्ट है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ओके। एंड ये जो महासंघिका है, महासंघिका की वजह से महायाना बुद्धिज्म आया, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। ये यूपीएससी आपको पूछ सकती है, बिकॉज ऑफ द महासंघिका, ठीक, महायाना बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड। ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। और महायाना बुद्धिज्म का ओरिजिन कहां पे है? डेक्कन में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, नागार्जुन कोंडा, जग्गाईपेट्टा एंड अमरावती, यहां पे हमारा महायाना बुद्धिज्म का ओरिजिन है। सो बिकॉज ऑफ द महासंघिका सबसेक्ट ऑफ द हिनयाना बुद्धिज्म, द महायाना बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड। और महायाना बुद्धिज्म का ओरिजिन 2nd सेंचुरी बीसी में आता है, ठीक है। महायाना बुद्धिज्म का जो ओरिजिन है वो 2nd सेंचुरी बीसी में है, मगर ऑफिशियली महायाना बुद्धिज्म बिकेम द मेजर सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म ओनली इन 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, है। AD 72 में जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कुषाण एम्परर कनिष्का के टाइम में हुई थी, उस समय ऑफिशियली महायाना बुद्धिज्म आ गया, ठीक है। लेकिन उसका जो एक्चुअल ओरिजिन है वो 2nd सेंचुरी बीसी, जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ था, तभी आता है। तो यह पॉइंट जरूरी है कि बिकॉज ऑफ द महासंघिका सबसेक्ट ऑफ द हिनयाना बुद्धिज्म, ठीक है, अल्टीमेटली द महायाना बुद्धिज्म इमर्ज। और यह भी पॉइंट ध्यान में रखना है, महासंघिका की वजह से और एक फिलोसफी आ गई या बुद्धिज्म का सबसेक्ट आ गया, उसका नाम है लोकोत्तरवादी, ठीक, इसका नाम है लोकोत्तरवादी सबसेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिए, ये सबसेक्ट भी आपका महायाना बुद्धिज्म की वजह से आ गया। और इन अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा द लोकोत्तरवादी फिलोसफी जो है वो ज्यादा पॉपुलर बनने लगी थी एज पर एज द दिस सबसेक्ट इज कंसर्न। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू कीप इन माइंड द एस्पेक्ट्स विच आर इमर्जिंग। और एक चीज ध्यान में रखिए, जो स्थावीरवादीन था, ठीक, जो स्थावीरवादीन था उसकी वजह से क्या हो गया, स्थावीरवादीन का एक कंसेप्ट था, ठीक, कंसेप्ट ऑफ अभिधम्म एंड धम्म, ठीक। स्थावीरवादीन का एक कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ अभिधम्म एंड धम्म। तो स्थावीरवादीन का यह कहना था, क्योंकि हमें पता है कि हिनयाना बुद्धिज्म जो है वो सिंपल है एज पर एज द फिलोसफी इज कंसर्न, इट डजंट गो इनटू कॉम्प्लेक्स मेटाफिजिक्स। बट अभी ये फेज जो था, ये फेज ट्रांजिशन फेज था, अभी हिनयाना से महायाना की तरफ ट्रांजिशन हो रहा था। तो स्थावीरवादी में एक फिलोसफी आई थी, द कंसेप्ट ऑफ अभिधम्मा एंड धम्मा। अभिधम्मा इज लाइक अ सुप्रीम सोल, है, और सुप्रीम बीइंग, क्योंकि बुद्धिज्म में सोल का कंसेप्ट नहीं है तो सुप्रीम बीइंग कह सकते हैं हम, ठीक है। एंड दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूनिवर्स, है। तो अभिधम्मा इज लाइक अ होल यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स इज लाइक अ अभिधम्मा एंड देयर इज अ धम्मा, इनफाइनाइट धम्मास, ठीक। देयर आर इनफाइनाइट धम्मास विच आर द पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स, मतलब जो हम बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स, वो अगेन यहां से विजिबल होती है,
है, यहां से हमें एटॉमिक थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स फिर से विजिबल होती है. धम्मास आर लाइक अ इनफाइनाइट एटॉम्स, एंड ड्यू टू दैट इनफाइनाइट एटॉम्स और सो कॉल्ड धम्मास, ठीक है, द अभिधम्मा और सो कॉल्ड यूनिवर्स इज एग्जिस्टिंग. लेकिन अभी फिर से यहां पे आते हैं, ये जो क्वेश्चन में पूछा है, सर्वस्तिवादी हेल्ड दैट द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द फेनोमेना वर नॉट होनली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉरएवर इन अ लैटेंट फॉर्म. ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. और क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहां पे जो टर्म है सर्वस्थिवादीन है, यहां पे जो टर्म है वो सर्वस्थिवादीन है. तो अभी पॉइंट यहां पे आएगा फिर से जो हम देख रहे हैं. अभी मैं बात कर रहा था स्थावीरवादीन है, स्थावीरवादीन की मैं बात कर रहा था. और स्थावीरवादीन ने क्या किया है कि उन्होंने बोला कि देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ धम्मास और सो कॉल्ड एटम्स, जिसकी वजह से एक सुप्रीम एंटिटी और सो कॉल्ड यूनिवर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जिसको हम अभिधम्मा कहते हैं. बट स्थावीरवादी क्या बोलते हैं, ये जो धम्मा है दिस इज नॉट रियल, ठीक, नॉट रियल बट मोमेंट्री. ठीक, ये जो धम्मा है ये रियल नहीं है, ये मोमेंट्री है, ऐसा स्थावीरवादी ने बोला था. ओनली रियलिटी इज दैट अभिधम्मा. अभिधम्मा जो है वो एक ही रियलिटी है. ठीक है, धम्मा जो है दे आर टेम्पररी, ठीक, दे आर एफिमेरियल, दे आर मोमेंटरी. ये आपके हमेशा के लिए नहीं है, वो कभी ना कभी खत्म होने वाले हैं. ठीक है, ये स्थावीरवादी ने बोला था. लेकिन स्थावीरवादी हीनयाना बुद्धिज्म का सबसेट होने की वजह से वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफी में नहीं गया था, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफी में नहीं गया था. अभी महासंघिका की वजह से महायाना बुद्धिज्म आ रहा था, इसलिए मैंने बताया कि ये ट्रांजिशन फेज है. तो अभी क्या हो रहा था, स्थावीरवादीन बेसिकली द स्थावीरवादीन पीपल और मेंबर्स ऑफ द स्थावीरवादीन ग्रुप, दे अपॉइंटेड सर्टन मेंबर्स टू प्रोपेगेट द प्रिंसिपल्स ऑफ अभिधम्मा एंड धम्मा. अभिधम्मा और धम्मा के अपने जो प्रिंसिपल्स है उनको लोगों में फैलाने के लिए या पॉपुलराइज करने के लिए कुछ लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया. और जिन लोगों को अपॉइंट किया गया ये अभिधम्मा और धम्मा के प्रिंसिपल्स को स्प्रेड करने के लिए, उन लोगों के ग्रुप को बोलते हैं सर्वस्थिवादी. ये पॉइंट ध्यान में रखिए. तो स्थावीरवादीन से ही सर्वस्थिवादीन आया है, स्थावीरवादीन से ही सर्वस्थिवादीन आया है, जो यहां पे मेंशन किया गया है. देखिए सर्वस्थिवादीन है, तो ये सर्वस्थिवादीन क्या है, बुद्धिज्म का जो सबसेक्ट है. ठीक है, और खास करके ये महायाना बुद्धिज्म का सबसेक्ट बन गया. सर्वस्थिवादीन ये महायाना बुद्धिज्म का सबसेक्ट बन गया. ठीक है, तो ये स्थावीरवादीन से आ गया, ये चीज ध्यान में रखिए. ठीक है, महासंघिका की वजह से महायाना बुद्धिज्म आ गया और स्थावीरवादीन की वजह से सर्वस्थिवादीन आ गया. और सर्वस्थिवादीन को क्यों लाया गया था, क्योंकि जो कंसेप्ट ऑफ धम्मा एंड अभिधम्मा है उसको पॉपुलराइज करना है, उसको पॉपुलराइज करना है. और वो काम सर्वस्थिवादी ने किया, वो काम सर्वस्थिवादी ने किया. लेकिन सर्वस्थिवादी ने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो धम्मा है वो आपका टेम्पररी नहीं है, धम्मा भी आपका परमानेंट है. धम्मा विल एग्जिस्ट फॉर एवर इन अ लैटेंट फॉर्म. यहां पे जो मेंशन किया है ये स्टेटमेंट करेक्ट है. पीसी ने जो दिया था आंसर इज ओनली 2, दैट इज बी. तो सर्वस्थिवादी ने बोला कि जैसे अभिधम्मा इज अ रियलिटी, इट इज अ परमानेंट रियलिटी, इट इज अ इटर्नल रियलिटी. सिमिलरली धम्मा इज ऑल्सो इटर्नल रियलिटी. सिमिलरली धम्मा इज ऑल्सो इटर्नल रियलिटी. धम्मा भी परमानेंट है, हमेशा रहने वाले हैं, धम्मा टेम्परेरी नहीं है, धम्मा इज नॉट एफिमेरियल. ये पॉइंट ध्यान में रखना है. और यही बात यूपीएससी ने पूछी थी 2017 में, यही बात यूपीएससी ने 2017 में पूछी थी. तो नाउ वी कैन गेट आइडिया कि यूपीएससी सेट के बारे में किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए. तो स्थावीरवादीन की वजह से सर्वस्थिवादीन आ गए. और सर्वस्थिवादीन उनको क्यों बोलते हैं, उनको सर्वस्थिवादीन बोलने का रीजन यही है, ठीक, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, ठीक, एंड फॉर एवर, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर एंड फॉर एवर. इसलिए उनको बोलते हैं सर्वस्थिवादीन, सब जगह एग्जिस्ट करते हैं, सर्वस्थिवादीन. और इसी सर्वस्थिवादीन की वजह से जो एक स्कूल ऑफ थॉट आ गया महायाना बुद्धिज्म में, उसको बोलते हैं महाविभा स्कूल.
ठीक, एक जो स्कूल आया यहाँ पे उसको हम बोलते हैं महाविभाषा स्कूल, ठीक, और उनका एक टेक्स्ट भी है महाविभाषा सूत्र, महाविभाष सूत्र, ठीक, और उनको वैभाषिकाज भी बोलते हैं, वैभाषिकाज, उनको हम क्या बोलते हैं, वैभाषिकाज भी हम बोलते हैं एज पर एज दिस सो कॉल्ड सर्वस्थिवादीन इज कंसर्न, ठीक है, एंड दिस स्कूल बेसिकली मोर एंड लेस इज अ काइंड ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, तो बोथ द रिलीजन एंड साइंस विल बी मिक्स अप as far as this so called महाविभाषा स्कूल is concerned which came from सर्वस्थिवादीन। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है as far as the sects are concerned। और जैसे मैंने बताया श्रौतांतिका सेक्ट है, जो श्रौतांतिका सेक्ट जो इसका मैंने बताया कि they were the first one to accept the concept of soul, ठीक है, मतलब they accepted that there is a possibility of a human soul, they use the word possibility, ठीक है, ये पॉसिबल है कि ह्यूमन का सोल हो सकता है, आत्मा हो सकता है, so that possibility was accepted by the Shrautantika sect, ये भी पॉइंट ध्यान में रखिए। so in that fashion basically these are some of the highlights about the sects which of the Buddhism, which the UPSC has asked or which the UPSC can ask further with regards to we can say the question asked in 2017। अभी यहाँ पे अगर आते हैं तो 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किसके ऊपर पूछा गया है, आपका बोधिसत्व, ठीक, एक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन का पूछा गया है, ठीक, यहां पे नीचे ही देख सकते हैं, जब बोधिसत्व का एक क्वेश्चन पूछा गया था वो हमारा पूछा गया था 2016 में, 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था बोधिसत्व के बारे में, ठीक, तो उसमें उन्होंने क्लियर नहीं पूछा था कि बोधिसत्व के फीचर्स पूछे थे, दैट बोधिसत्व का कंसेप्ट महायाना बुद्धिज्म में आता है या हीनयाना बुद्धिज्म, ये इसके बारे में पूछा गया था, और इमेज वर्शिप एंड आइडल वर्शिप एसोसिएटेड है या नहीं ये भी पूछा गया था, ठीक, एज पर एज द बोधिसत्व इज कंसर्न, और बोधिसत्व खुद का सैल्वेशन डिले करेगा या नहीं करेगा टू गेन द सैल्वेशन ऑफ द अदर पीपल, ये भी पूछा गया था, ठीक, तो वो भी एक क्वेश्चन बोधिसत्व का आया था, और उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया 18 में दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा विच इज येट टू कम, एंड आंसर इज अ मैत्रेय बुद्धा, द आंसर इज मैत्रेय बुद्धा, है, तो मैत्रेय बुद्ध जो है, तो हमें एक चीज जस्ट नॉर्मल फैक्ट में बता रहा हूं दैट अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म देयर आर टोटल 29 बोधिसत्वस, मेजर बोधिसत्वस जो है टोटल 29 बोधिसत्वस आर देयर, है, गौतम बुद्ध हिमसेल्फ इज कंसिडर्ड एज अ बोधिसत्व, गौतम बुद्ध हिमसेल्फ इज कंसिडर्ड एज अ बोधिसत्व, तो गौतम बुद्ध इज अ 20th बोधिसत्व, है, गौतम बुद्ध इज अ 20th बोधिसत्व, है, और जो फ्यूचर में आने वाला मैत्रेय बुद्ध है वो लास्ट बोधिसत्व होगा, उसका नाम है 29th बोधिसत्व, है, मैत्रेय बुद्ध जो है वो 29th बोधिसत्व होने वाले हैं, एंड ही विल बी लाइक अ सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया को बचाने वाला, है, दुनिया को डिक्लाइन से बचाने वाला जो बोधिसत्व होगा वो होगा मैत्रेय बुद्ध, द फ्यूचर सो कॉल्ड फ्यूचर बुद्ध, है, और जो मैत्रेय बुद्ध है उनको और एक नाम से जाना जाता है, उनको हम अजित बोधिसत्व बोलते हैं, अजित बोधिसत्व, ठीक, एंड वो अपने लेफ्ट हैंड में वाटर फाइल लेंगे, वाटर फाइल और फियाल, ठीक, मतलब पानी का एक ग्लास बोल सकते हैं हम लोग, ठीक, अ काइंड ऑफ वी कैन से पॉट विल बी हेल्ड बाय मैत्रेय बुद्ध इन हिज लेफ्ट हैंड, as far as the some of the highlights of the Maitreya Buddha is concerned, and he is like a savior of the world, मसीहा होगा वो दुनिया को बचाने वाला, ठीक है, डिक्लाइन से बचाने वाला, ये उसका कंसेप्ट है as far as the Maitreya Buddha is concerned। तो यूपीएससी वो ऑलरेडी पूछ चुकी है विद रिगार्ड्स टू द सो बोधिसत्व, तो ये पॉइंट भी हमारे लिए जरूरी है, तो आगे भी थोड़े में देर बाद हम देखेंगे सम अदर बोधिसत्वस, नाउ कम बैक टू पॉइंट अगेन, तो so we can easily see that how the questions are being asked by the UPSC, with regards to Buddhism, and we are discussing about the core Buddhist philosophy, we are discussing about the core Buddhist philosophy, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए, ठीक है, और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था बोधिसत्व की ये क्वेश्चन है, ठीक है, with reference to the religious history of India consider the following statements, the concept of Bodhisattva is central to Hinayana Buddhism, तो हम बोधिसत्व एज अ कंसेप्ट
इज सेंट्रल टू महायाना बुद्धिज्म। और यहां पे एक चीज ध्यान में रखिए, वर्ड को केयरफुली पढ़िए, रीड द टर्म केयरफुली, रीड द वर्ड केयरफुली। क्यों? यहां पे उन्होंने यूज किया है वर्ड सेंट्रल, ठीक है? उन्होंने ऐसा नहीं बोला है द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज ओरिजिनेटिंग और हैज ओरिजिनेटेड इन अ महायाना बुद्धिज्म, ठीक है? सेंट्रल वर्ड यूज क्यों किया गया है, उसका रीजन है द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू महायाना बुद्धिज्म। बोधिसत्व इज एसोसिएटेड विद द महायाना बुद्धिज्म, बट origin of the concept of bodhisattva is not in Mahayana Buddhism। ये पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं। origin of the concept of bodhisattva is not in a Mahayana Buddhism, it belongs to Hinayana Buddhism। जैसे मैंने अभी बताया there are 29 बोधिसत्वास, ठीक है? गौतम बुद्धा 28 थे, तो गौतम बुद्धा से पहले 27 बोधिसत्व हो चुके हैं। गौतम बुद्धा से पहले 27 बोधिसत्व, जैसे मंजूश्री बुद्धा, अमिताभ बुद्धा, अवलोकितेश्वर पद्मपाणी बुद्धा, ठीक है? ये सारे फेमस बोधिसत्वास है। वज्रपाणी, ऐसे बोधिसत्वास हो चुके हैं। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि बोधिसत्व एज अ कंसेप्ट हैड इट्स ओरिजिन इन आपका हिनायाना बुद्धिज्म ओनली, ठीक है? बट इट बिकेम सेंट्रल थीम इन अ महायाना बुद्धिज्म, इट बिकेम अ सेंट्रल थीम इन अ महायाना बुद्धिज्म। और वो क्यों हो गया सेंट्रल महायाना में, हिनायाना में क्यों नहीं हुआ, वो अभी हम देखेंगे इस क्वेश्चन के बाद ही, ठीक है? तो पहला पॉइंट गलत है क्योंकि ये महायाना के लिए है, हिनायाना के लिए नहीं है। तो एज अ पार्ट ऑफ एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर डी आराम से पहले हटा सकते हैं हम लोग, है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट। तो जब बोधिसत्व का कंसेप्ट है तो ऑब्वियसली हमें पता है, ठीक है, कि बोधिसत्व खुद एनलाइटन होता है, ठीक है? ही इज capable of achieving his own salvation, right? He is capable of achieving his own salvation, yet वो खुद का salvation कर सकता है, लेकिन वो अपना salvation डिले करता है, वो अपना salvation या अपना निर्वाणा डिले करता है। क्यों? नीचे में लिखा है बोधिसत्व डिलेज achieving his own salvation to help all the sentient beings on their path to it। इस दुनिया में जो सारे कॉमन मासेस है, सारे ह्यूमन बींग्स है या होल ह्यूमैनिटी है, उसमें से हर एक इंडिविजुअल, ही शी और एनीवन, सबका सैल्वेशन वो अचीव करेगा, ठीक है? सो अल्ट्रुइस्टिक माइंडसेट इज विजिबल इन अ कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रुइस्टिक माइंडसेट, दूसरों की हेल्प करना, सेल्फ सैक्रिफाइस करना, खुद के बारे में नहीं सोचना है। तो यूपीएससी जब बुद्धिज्म के बारे में पूछती है हमें, तो पूछने का पर्पस होता है एज अ एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट, एज अ एस्पायरिंग आईएएस ऑफिसर, एज अ एस्पायरिंग पब्लिक सर्वेंट, ठीक है? हमें मासेस के लिए काम करना है, बोधिसत्व की तरह हमें काम करना है। आईएएस ऑफिसर इज लाइक अ बोधिसत्व, खुद के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली है, हमें बस फोकस करना है पब्लिक सर्विस के ऊपर। द वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है, द डाउन ट्रॉडन सेक्शंस, जैसे बुद्धा ने उनके लिए काम किया, बोधिसत्वास काम करते हैं, हमें भी एज अ आईएएस वल्नरेबल सेक्शंस एंड डाउन ट्रॉडन सेक्शंस के लिए काम करना है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस तो हमें पेपर 2 में है ही, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये बोधिसत्व का कंसेप्ट यहाँ पे, और यही इसीलिए ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुद्धिज्म इतना फेवरेट क्यों है, बुद्धिज्म में सो कॉल्ड पीएचडी यूपीएससी क्यों करवाती है? तो उसका रीजन ये है क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें हम इनकलकेट कर सकते हैं। एथिक्स पेपर, जीएस पेपर फॉर एथिक्स में भी ये काम में आता है, ठीक है? ये सारे जो वर्च्यूज है, ये सारी मोरालिटीज है, वी कैन इनग्रेन एज अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी टू बी एन आईएएस। ये पॉइंट जरूरी है। तो बोधिसत्व क्या करेगा, खुद का सैल्वेशन कर सकता है लेकिन वो नहीं करेगा, वो बाकी सारे लोगों का सैल्वेशन आपका इंश्योर करेगा और तब जाके खुद का सैल्वेशन वो करेगा लास्ट में। ये भी ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 आर करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज अगेन करेक्ट। हाँ, तो ये अभी होने के बाद जैसे मैंने बताया कि बोधिसत्व का कंसेप्ट महायाना बुद्धिज्म में सेंट्रल है, लेकिन उसका ओरिजिन हिनायाना में है, तो वो हिनायाना में इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ है, वो हिनायाना में इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन हम अभी देखते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा जाएंगे कंपैरेटिव एनालिसिस। जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसका हिनायाना, महायाना और वज्रयाना कंपैरेटिवली एनालिसिस करेंगे।
तो एग्जाम के लिए बहुत काम में आएगा। ठीक है, सो बेसिकली वी कैन सी नाउ तो हमें तो ये तो पता है that Hinayana, Mahayana and Vajrayana, all three are a major subsects of Buddhism. all three are a major subsects of Buddhism. ठीक है, बट जब हम बात करते हैं पोजिशन ऑफ बुद्धा, बुद्धा के बारे में हिनयाना के व्यूज क्या थे, ठीक है, या महायाना के टीचिंग्स क्या थे, या वज्रयाना के टीचिंग्स क्या थे, तो पहला पॉइंट ध्यान में रखिए। इन केस ऑफ हिनयाना, हिनयाना बुद्धिज्म कंसिडर्स बुद्धा एज अ स्पिरिचुअल लीडर और टीचर। हिनयाना बुद्धिज्म में बुद्धा इज अ स्पिरिचुअल लीडर और टीचर है, यह चीज ध्यान में रखनी है। इन केस ऑफ महायाना बुद्धिज्म, बुद्धा इज डेइफाइड, बुद्धा इज डेइफाइड, बुद्धा को भगवान का स्टेटस दिया जाता है, बुद्धा इज कंसिडर एज अ गॉड एज पर एज द महायाना बुद्धिज्म इज कंसर्न। ठीक है, टीचर एंड स्पिरिचुअल लीडर। महायाना में बुद्धा इज अ गॉड, in a Vajrayana Buddhism you can see Buddha is considered, ठीक है, as a god also and as a spiritual leader also, क्योंकि वज्रयाना बुद्धिज्म जो है इट इज एन ऑफशूट ऑफ द महायाना। ठीक है, वज्रयाना बुद्धिज्म इज एन ऑफशूट ऑफ अ महायाना, बट इट एक्सेप्ट्स मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ द हिनयाना ऑल्सो, इट एक्सेप्ट्स मेनी और अ मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द हिनयाना ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्धा कैन बी गॉड ऑल्सो और spiritual leader also. ठीक, and from that perspective we can see that वज्रयाना बुद्धिज्म की कंडीशन क्या है। वज्रयाना बुद्धिज्म की कंडीशन यह है कि बुद्धा गॉड हो सकता है या स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है, लेकिन द पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो वज्रयाना फिलोसफी में फिट बैठना चाहिए। ही शुड बेसिकली बी अ पार्ट ऑफ अ फिलोसफी ऑफ द वज्रयाना बुद्धिज्म। ठीक, ये पॉइंट जरूरी है। और वज्रयाना की फिलोसफी क्या है वो अभी देखेंगे। तो फिलोसफी की अगर बात करते हैं तो हिनयाना बेसिकली विच कंसिडर्स द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। हिनयाना बुद्धिज्म में क्या है, ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा है, तो ऑब्वियसली देयर इज मिनिमम फिलोसफी। ओके, एम्फासिस ऑन बुद्धिस्ट टीचिंग्स ऑन प्रिंसिपल्स। यहां पे एम्फासिस क्या है, बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल्स। अगर महायाना की बात करते हैं, महायाना बुद्धिज्म गोज फॉर अ कॉम्प्लेक्स मेटाफिजिक्स, कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफी एंड मेटाफिजिक्स। और वज्रयाना की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि बुद्धा गॉड भी हो सकता है, स्पिरिचुअल लीडर भी हो सकता है, लेकिन वो वज्रयाना की फिलोसॉफी में या आइडियोलॉजी में बैठना चाहिए। तो उनकी फिलोसॉफी या आइडियोलॉजी क्या है, एसोटेरिक। सो वज्रयाना बुद्धिज्म जो है इट बिलीव्स इन एसोटेरिक प्रैक्टिसेस, द सो कॉल्ड सुपरनेचुरल पावर्स एंड तांत्रिसिज्म। क्योंकि वज्रयाना बुद्धिज्म जो है वो महायाना बुद्धिज्म का ही ऑफशूट है, लेकिन उसके ऊपर शाक्तिज्म का भी इन्फ्लुएंस है। इट इज इन्फ्लुएंस बाय द शाक्तिज्म एंड पाशुपता एज वेल एज कपालिका सेक्ट ऑफ शैविज्म। पाशुपता एंड कपालिका सेक्ट, कपालिका एंड अघोरी, पाशुपता, कपालिका एंड अघोरी सेक्ट ऑफ द शैविज्म। मतलब शैविज्म के जो अलग अलग सेक्ट्स है उससे ये इन्फ्लुएंस है। दैट्स व्हाई बेसिकली सो कॉल्ड तांत्रिक, एसोटेरिक एंड सुपरनेचुरल प्रैक्टिसेस, उसमें ये इसका ज्यादा बिलीफ है, उसकी फिलोसफी इसके ऊपर ही चलती है। ठीक है, ये पॉइंट जरूरी है। उसके आगे अगर बात करते हैं, अगेन वज्रयाना, महायाना, ठीक है, एंड आपका सॉरी हिनयाना,
महायाना एंड वज्रयाना। अगर फिर से बात करेंगे तो अगला पॉइंट आएगा कि अगर बात करते हैं हम कंसेप्ट ऑफ साल्वेशन, तो हीनयाना विल बिलीव इन अ सेल्फ और इंडिविजुअल साल्वेशन। Hinayana will believe in a self or individual salvation. Okay? And it also believes in a independent salvation. It also believes in a independent salvation. जैसा कल हम जैनिज्म में डिस्कस किया था, जैनिज्म also believes in a self salvation or a salvation of an individual, and Jainism also believes in a independent salvation. इसका मतलब जैनिज्म एज वेल एज हीनयाना बुद्धिज्म, इन दोनों का कहना है that there is no requirement for any external authority. There is no requirement of any external authority, external or a supernatural power to help you to gain the salvation. आपको अपना salvation अचीव करने के लिए कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी या सुपरनेचुरल पावर की जरूरत नहीं है, ऐसा जैनिज्म भी बोलता है और आपका हीनयाना बुद्धिज्म भी बोलता है। और यही आंसर है कि बोधिसत्व का कंसेप्ट हीनयाना में था लेकिन कभी भी पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि बोधिसत्व की जरूरत नहीं है हीनयाना में टू हेल्प द पीपल टू गेन सैल्वेशन। हीनयाना बुद्धिज्म के हिसाब से लोगों का सैल्वेशन अचीव करने के लिए बोधिसत्व की जरूरत नहीं है। और उसी वजह से आप देखेंगे कि हीनयाना बुद्धिज्म में सेल्फ सैल्वेशन दैट टू एन इंडिपेंडेंट सैल्वेशन इज एडवोकेटेड। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। वही अगर हम महायाना में आते हैं तो क्या होता है, सैल्वेशन थ्रू एक्सटर्नल अथॉरिटी, दैट इज बोधिसत्व। ओके, सैल्वेशन थ्रू एक्सटर्नल अथॉरिटी और बोधिसत्व is very very important concept है as far as the Mahayana Buddhism is concerned। और अभी अभी 2016 का क्वेश्चन देखा हमने, तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे। हाँ, तो बोधिसत्व बहुत ज्यादा जरूरी है महायाना बुद्धिज्म में लोगों के सैल्वेशन के लिए, ठीक है। और उसमें एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है, सिर्फ बोधिसत्व जरूरी नहीं है। पॉइंट यह है कि महायाना बुद्धिज्म जो है इट विल फोकस अपॉन सैल्वेशन ऑफ मासेस। जैसे हमने देखा यहां पे हीनयाना बुद्धिज्म क्या करता है, इंडिविजुअल सैल्वेशन के ऊपर फोकस करता है, वैसे महायाना बुद्धिज्म जो है इट विल फोकस अपॉन द सैल्वेशन ऑफ द मासेस। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तो इन दैट फैशन महायाना बुद्धिज्म इज मोर डेमोक्रेटिक, ठीक, एंड इंक्लूसिव। ऐसा भी यूपीएससी पूछेगी आपको, महायाना बुद्धिज्म इज डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव, इट इज फोकसिंग अपॉन द सैल्वेशन ऑफ द मासेस। क्योंकि बोधिसत्व जब आता है वो किसी एक इंडिविजुअल के सैल्वेशन के ऊपर फोकस नहीं करता है, वो सैल्वेशन ऑफ द मासेस के ऊपर फोकस करता है। और हीनयाना बुद्धिज्म जो है वो इंडिविजुअल सैल्वेशन के ऊपर स्ट्रेस करता है या एम्फसाइज करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हीनयाना बुद्धिज्म कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हीनयाना बुद्धिज्म कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक है। हीनयाना बुद्धिज्म भी चाहेगा कि सबका सैल्वेशन हो, ठीक, सबका साथ सबका विकास। ये कंसेप्ट सीधा महायाना बुद्धिज्म में आता है, सबका साथ सबका विकास, ये महायाना बुद्धिज्म का कंसेप्ट है। और हीनयाना भी चाहता है कि सबका विकास हो, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से, है, खुद अपना विकास करो, किसी से अपेक्षा मत करो। जैसे स्वामी विवेकानंद बोलते थे, है, अपनी राह खुद चुनो, किसी से अपेक्षा मत करो, किसी से उम्मीद मत लगाए बैठो कि ये आके मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। आपको ही खड़ा रहना है अपने पैरों के ऊपर और आपको ही आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो वैसा हीनयाना बुद्धिज्म का कंसेप्ट है कि हर कोई सैल्वेशन अचीव कर सकता है, लेकिन हर कोई खुद सैल्वेशन अचीव करेगा, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा सैल्वेशन अचीव करने में। यह हीनयाना बुद्धिज्म बोलता है। महायाना बोलता है सीधा सबका साथ सबका विकास, ठीक। तो यहाँ पे बोधिसत्व आएगा और सारे मासेस को हेल्प करेगा एंड बेसिकली एवरीवन विल गेट अ सैल्वेशन। इसलिए एक्सटर्नल अथॉरिटी जरूरी होती है। वज्रयाना की बात करते हैं तो इट विल फोकस ऑन सैल्वेशन थ्रू एसोटेरिक प्रैक्टिसेस।
वज्रयाना को सिंपल है याद रखने के लिए, हर कुछ उनका घूम फिरा के आता है एसोटेरिक प्रैक्टिसेस। और एसोटेरिक प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? आपका एविल, ब्लैक मैजिक, ठीक है, एविल हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, ठीक है, फिर आपका हो गया तांत्रिसिज्म, ये सारा एसोटेरिक प्रैक्टिसेस में होता है। तो उनका कहना है कि अगर साल्वेशन अचीव करना है तो इन सारी चीजों से ही आपका साल्वेशन हो सकता है। एंड इनफैक्ट इनका यह भी कहना है सेक्सुअल यूनियन is one of the important means to achieve salvation। ये भी पॉइंट जरूरी है, ओके। इनके हिसाब से सेक्सुअल कंडक्ट एंड सेक्सुअल यूनियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मीन्स टू अचीव साल्वेशन एज पर वज्रयाना। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हीनयाना से लेके वज्रयाना बुद्धिज्म का एथिकल एंड मॉरल डिक्लाइन हो रहा था, बुद्धिज्म का एथिकल एंड मॉरल डिक्लाइन हो रहा था। और इसी वजह से हम देखेंगे दिस बिकेम वन ऑफ द रीजंस फॉर द डाउनफॉल एंड अल्टीमेट डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म एटलीस्ट इन इंडिया। सो ये भी पॉइंट बहुत जरूरी है एज फार एज द साल्वेशन इज कंसर्न। तो मेरे ख्याल से साल्वेशन का कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो साल्वेशन और उसके साथ ऑब्वियसली निर्वाणा इज ऑल्सो साल्वेशन, ठीक है। तो साल्वेशन में आगे देखते हैं निर्वाणा के मामले में क्या बोलते हैं। अगेन हीनयाना, महायाना, वज्रयाना। तो हीनयाना बोलता है निर्वाणा इज एन एंड इन इटसेल्फ, ठीक। तो हीनयाना बुद्धिज्म के हिसाब से निर्वाणा इज अ एंड, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द निर्वाणा। एक बार निर्वाणा हो गया एंड व्हाट इज निर्वाणा, यूपीएससी ने यह भी पूछा है व्हाट इज निर्वाणा, एंड वहां पे भी बहुत ज्यादा एम्बिग्युइटी थी आंसर में, ठीक है। तो निर्वाणा के दो पार्ट है और दोनों पार्ट यूपीएससी ने आंसर में दिए थे। आई थिंक 2013 का क्वेश्चन है वो। निर्वाणा का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एक्सटिंग्विशिंग the flame of desire, ठीक है। extinguishing the flame of desire is a nirvana and this is a answer which was taken by UPSC, क्योंकि हमने 4 नोबल्स पढ़ा है। the whole of Buddhism is based on concept of desire, if there is a cycle of birth, rebirth and death, ठीक है। तो Hinduism and Jainism they will go through law of karma, Buddhism will emphasize on the concept of desire. Because of your unending desire, you have to go through multiple birth, then death and rebirth. And when you extinguish your flame of desire, so that is a nirvana. Okay? But this is the first part or first explanation of the nirvana. The actual concept of nirvana is that, nirvana is a eternal and permanent bliss, ठीक, happiness, peace and happiness lasting forever। ये पार्ट ध्यान में रखना है। निर्वाणा इज अ इटर्नल एंड परमानेंट ब्लिस, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज अ स्टेट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस विच इज इटर्नल, विच इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। ये चीज ध्यान में रखनी है। And this is the actual meaning of the nirvana. This is like a core meaning of the nirvana, जो आपका अंदर का मीनिंग है, ठीक है। एंड जो extinguishing the flame of desire is a first aspect of the nirvana. But यूपीएससी ने बेसिकली ये आंसर लिया था, extinguishing the flame of desire, तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये है कि गौतम बुद्धा बेसिकली डिस्पाइट बीइंग अ ह्यूमन, डिस्पाइट बीइंग इन अ ह्यूमन फॉर्म, ही वाज एबल टू अचीव nirvana or so called enlightenment. He was able to extinguish the flame of desire. So considering that factor in mind, the probability the UPSC might have taken this as an answer. ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट हमें जरूरी है। हाँ, और इसी मामले में और एक टर्म पूछा जा सकता है। जैनिज्म बुद्धिज्म में कुछ टर्म्स होते हैं,
तो जैसे गौतम बुद्धा है, ही अचीव्ड निर्वाणा एट एज ऑफ 35 एंड फॉर द नेक्स्ट 45 years he spread his principles as a human और in a human form. ठीक है, तो बुद्धिज्म में कंसेप्ट है द पर्सन हु हैज अचीव्ड हिज सल्वेशन और निर्वाणा, ठीक है, बट स्टिल ही इज इन ए ह्यूमन फॉर्म. फिर भी अगर वो ह्यूमन फॉर्म में है तो उसको हम बोलते हैं अराहत. अराहत, ठीक है, पर्सन अचीविंग निर्वाणा बट स्टिल इन ए ह्यूमन फॉर्म. ये यूपीएससी पूछ सकती है आपको, ठीक है. और इसी कंसेप्ट को जैनिज्म में क्या बोलते हैं? अरिहंत. इसी कंसेप्ट को जैनिज्म में अरिहंत बोलते हैं. ठीक, अरिहंत पब्लिकेशन जो हम यूज करते रहते हैं, तो ये अरिहंत टर्म आराम से हमारे याद में रह सकता है. तो जो पर्सन जिसको अपना साल्वेशन अचीव होता है, चाहे वो बुद्धिज्म का निर्वाणा हो गया या जैनिज्म का कैवल्य मोक्ष हो गया, ठीक है, लेकिन वो ह्यूमन फॉर्म में अभी भी है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? अराहत एंड अरिहंत. तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, बुद्धा वाज अ अराहत आफ्टर अचीविंग साल्वेशन और एनलाइटमेंट एंड महावीरा वाज अ अरिहंत. ठीक, महावीरा वाज अ अरिहंत. और जब आप कंप्लीटली लिबरेट हो जाते हो, जब आप कंप्लीटली लिबरेट हो जाते हो, ठीक, तो जैनिज्म में जो कंप्लीटली लिबरेटेड सोल है, जैनिज्म में जो कंप्लीटली लिबरेटेड सोल है उसको बोलते हैं सिद्धा. ठीक, जैनिज्म में क्या है? जो कंप्लीटली लिबरेटेड सोल है, एक बार महावीरा की डेथ हो गई तो उसके बाद महावीरा का फिर से बर्थ नहीं है. He has liberated himself from the cycle of birth, death and rebirth. तब महावीरा जाके क्या होंगे? सिद्धा होंगे. ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है. हालांकि सिद्धा का इक्विवेलेंट बुद्धिज्म में नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धिज्म डजंट बिलीव इन ए सोल. बुद्धिज्म डजंट बिलीव इन ए सोल, तो इसलिए बुद्धिज्म का सिद्धा का इक्विवेलेंट बुद्धिज्म में नहीं आएगा. ये पॉइंट ध्यान में रखिए. लेकिन ये अराहत, ये अरिहंत और सिद्धा, ये तीनों टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अराहत विल बी इन अ बुद्धिज्म, अरिहंत एंड सिद्धा विल बी इन जैनिज्म. ठीक है, ये पॉइंट क्रूशल है. तो ये कंसेप्ट है आपका निर्वाणा का. और मैंने क्या बताया पॉइंट, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हिनयाना बुद्धिज्म, निर्वाणा इज एन एंड इन इटसेल्फ. निर्वाणा इज अ एंड, डेड एंड. एक बार निर्वाणा हो गया तो खत्म. जस्ट लाइक आईएएस इज अ फाइनल निर्वाणा फॉर अस. आईएएस इज अ फाइनल निर्वाणा फॉर अस. एक बार आईएएस मिल गया, खत्म. ठीक है, तो वैसी चीज है. और लेकिन महायाना बुद्धिज्म में आएंगे, महायाना बुद्धिज्म में निर्वाणा इज नॉट एंड, निर्वाणा इज अ मीन्स, इज अ मीन्स टू अचीव एंड. ठीक, इन महायाना बुद्धिज्म निर्वाणा इज अ मीन्स टू अचीव एंड. तो अगर निर्वाणा मीन्स है तो एंड क्या है? ये क्वेश्चन हम महायाना बुद्धिज्म से पूछेंगे. महायाना बुद्धिज्म से हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर निर्वाणा अगर मीन्स है तो एंड क्या है? तो महायाना बुद्धिज्म का आंसर है अकॉर्डिंग टू महायाना बुद्धिज्म. अकॉर्डिंग टू महायाना बुद्धिज्म बेसिकली वी विल सी दैट end according to Mahayana Buddhism is the union with of an individual with Buddha, that is attaining Buddhahood. Okay, attaining Buddhahood is the ultimate end as far as the Mahayana Buddhism is concerned. And to attain that Buddhahood, वो बुद्धाहुड अचीव करने के लिए निर्वाणा इज अ मीन्स. ये महायाना बुद्धिज्म का कंसेप्ट है. और ये भी एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि हिनयाना बुद्धिज्म के हिसाब से निर्वाणा का कंसेप्ट क्या है, महायाना बुद्धिज्म के हिसाब से निर्वाणा का कंसेप्ट क्या है. ये पॉइंट ध्यान में रखना है. ठीक है, वज्रयाना के हिसाब से निर्वाणा क्या है? निर्वाणा इज अ एंड.
Like Hinayana Buddhism, Vajrayana Buddhism believes nirvana is an end in itself. ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला इनका घूम फिर के एक ही बात आती है. इनके हिसाब से निर्वाणा तभी वैलिड होगा जब इट हैज टू बी अचीव्ड और इट विल बी अचीव्ड थ्रू एसोटेरिक प्रैक्टिसेस. जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस है, जो ब्लैक मैजिक है, उस प्रैक्टिस को फॉलो करके जब आप निर्वाणा अचीव करोगे तभी वो निर्वाणा वैलिड होगा. वैलिड ओनली व्हेन अचीव्ड थ्रू एसोटेरिक प्रैक्टिसेस. ये वज्रयाना बुद्धिज्म के बारे में ध्यान में रखना है. ठीक है, तो ये भी एक क्रूशल पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन द हीनयाना, महायाना एंड वज्रयाना. उसके बाद अगर बात करते हैं अगेन हीनयाना, महायाना, वज्रयाना. ठीक, तो यहां पे फिर से हम देखेंगे सोशल टच की बात करते हैं. सोशल टच की अगर बात करते हैं तो हीनयाना बुद्धिज्म वर्क अमंग मासेस. ठीक, एंड देयर अपलिफ्टमेंट. एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट हमें पता है दैट द हीनयाना बुद्धिज्म और बुद्धा बेसिकली ही ऑलवेज अपोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, opposition to caste discrimination. और कल हमने डिस्कस किया था जैनिज्म के बारे में डिस्कस किया था दैट जैनिज्म बेसिकली इट अपोजेस सोशल इनइक्वालिटी, बट जैनिज्म समवेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्नॉलेजेस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. जैनिज्म कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एक्नॉलेज करता है, बट बुद्धिज्म नॉट ओनली अपोजेस सोशल इनइक्वालिटी, ठीक, बी इट अ कास्ट और अ क्लास, चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो या क्लास इनइक्वालिटी, सारा कुछ बुद्धिज्म अपोज करेगा. अपोजेस क्लास इनइक्वालिटी, ठीक, but Buddhism will also oppose, that is Hinayana Buddhism will also oppose the economic inequality. और इसीलिए हमें पता है that Vaishya who were economically the richest community under latter Vedic caste system, okay, but socially they were always discriminated despite their higher economic status. and इसीलिए ये वैश्यास आपके बुद्धिज्म में आ गए. They provided wholehearted support to Buddhism as far as the Vaishyas are concerned. उसका रीजन ही है क्योंकि बुद्धिज्म कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करेगा, क्लास इनइक्वालिटी को अपोज करेगा, ठीक, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी अपोज करेगा. ये पॉइंट ध्यान में रखना है. ठीक, एंड एज अ पार्ट ऑफ वी कैन से अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस which includes the vulnerable sections. Okay, Buddhism also focus upon, or Hinayana Buddhism also focuses upon gender equality. Hinayana Buddhism also focuses upon the gender equality. ये भी पॉइंट हमें पता है. ठीक, तो ये चीज था. तो Hinayana Buddhism was working among the masses. It was rooted in a grassroots. ठीक, Hinayana Buddhism touch the grassroots level. But Mahayana Buddhism का वैसा नहीं है. ठीक, it became elite, cut itself off from masses. Okay? Mahayana Buddhism it cut itself off from the masses. ये भी पॉइंट ध्यान में रखिए. and it became elite class, elite Buddhism. और इसलिए हमें दिखेगा since Hinayana Buddhism it was associated with the masses, okay? It was using the language of the people, that is Pali language. Okay? It was using the language of the people, that is Pali language. ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है. Since Mahayana Buddhism it gradually cut itself off from the masses, it became the so-called sect of the elites, okay? And so-called we can say higher classes. So it was patronizing Sanskrit. It was patronizing Sanskrit. ये पॉइंट भी
ध्यान में रखना है. ओके. एंड अगर वज्रयाना की बात करते हैं, देन वज्रयाना बुद्धिज्म बेसिकली it was like a isolated and a secluded sect. ठीक, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी नेचर. उनका काम ही सब चलता है ब्लैक मैजिक, ठीक, तांत्रिसिज्म, एविल, इनकैंटेशंस, चार्म्स, ठीक है, और जो सारी क्या बोलते हैं निगेटिव एस्पेक्ट्स है, इनके बारे में ही सब कुछ सोचते रहते हैं और काम करते रहते हैं. तो ऑब्वियसली ये लोग आइसोलेटेड और सेक्लूडेड रहेंगे. सो इट वाज अ आइसोलेटेड एंड सेक्लूडेड सेक्ट. ये पॉइंट ध्यान में रखना है एज फार एज द वज्रयाना बुद्धिज्म इज कंसर्न. एंड जैसे मैं बार बार बता रहा हूं दैट वज्रयाना इज एन ऑफशूट ऑफ द महायाना. बिकॉज ऑफ दैट, ठीक, इट विल यूज संस्कृत लैंग्वेज. इट विल यूज संस्कृत लैंग्वेज. ओके. बट वज्रयाना बुद्धिज्म जो था वो पॉपुलर कहां पे हुआ था? ईस्टर्न इंडिया में. वज्रयाना बुद्धिज्म जो था वो पॉपुलर कहां पे हुआ था? ईस्टर्न इंडिया में. एंड बिकॉज ऑफ दैट इन ईस्टर्न इंडिया एट दैट टाइम Bengali as a regional language or a Proto-Bengali was emerging. From around 8th to 10th century AD, Proto-Bengali was emerging. So, apart from Sanskrit, Vajrayana Buddhism started using Proto-Bengali also. Okay? तो Hinayana Buddhism क्या है? It was using Pali. Mahayana was using Sanskrit, and Vajrayana initially it used Sanskrit and later Proto-Bengali. ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा क्रूशल है. ठीक है. उसके बाद तो हमने यहां पे देखा हिनयाना में क्या है? सिंस बुद्धा बेसिकली इज अ स्पिरिचुअल लीडर है और टीचर, महायाना में बुद्धा गॉड है, तो वैसे ही वज्रयाना में क्या है? बुद्धा गॉड भी है और उसके साथ कंसेप्ट ऑफ गॉडेस तारा एज अ कंसोर्ट ऑफ बुद्धा. वज्रयाना बुद्धिज्म ने क्या किया? इट ब्रॉट द कंसेप्ट ऑफ गॉडेस तारा एज अ कंसोर्ट और अ कंपेनियन ऑफ द बुद्धा. दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वज्रयाना बुद्धिज्म. ये जरूरी है. एज पर हिनयाना बुद्धिज्म, बुद्धा इज नॉट अ गॉड, बुद्धा इज अ टीचर एंड स्पिरिचुअल लीडर. एज पर महायाना बुद्धिज्म, बुद्धा इज अ गॉड. बुद्धा बेसिकली इज अ गॉड एंड दैट्स व्हाई यू विल सी दैट ही इज अ हेवनली फिगर. ही इज नॉट और ही इज कट ऑफ फ्रॉम द मासेस. ठीक. तो आपका महायाना बुद्धिज्म मासेस से कट ऑफ होने का ये रीजन है कि भगवान अलग है, उनकी पावर अलग है, उनका स्टेटस अलग है. ठीक है. हम जैसे वो सामान्य नहीं है. भी है ना, सचिन तेंदुलकर इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट. ठीक है. सो डिस्पाइट बीइंग अ ह्यूमन, डिस्पाइट बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर ओन सोसाइटी, he has a extraordinary capabilities which we don't have. So Sachin Tendulkar or MS Dhoni, they are considered like a god. They are god like figures. वैसे यहाँ पे भी है, बुद्धा को गॉड बना दिया गया और उसकी वजह से बुद्धा अलग है, हम अलग है, उनकी क्वालिटीज अलग है, हमारी क्वालिटीज अलग है. तो ये एक डिफरेंशिएशन महायाना में आ चुका था और उसकी वजह से महायाना एलिट बुद्धिज्म बन गया था. ठीक. तो वैसे वज्रयाना ने क्या कर दिया? बुद्धा गॉड भी है और जब वो गॉड है तो वो अकेला नहीं रह सकता है. बुद्धा कांट रिमेन सिंगल. बुद्धा को बेसिकली एक कंपेनियन चाहिए, एक कंसोर्ट चाहिए, गर्लफ्रेंड या वाइफ चाहिए. तो वो आ गई आपकी गॉडेस तारा एज फार एज द कंसेप्ट ऑफ ही वज्रयाना बुद्धिज्म इज कंसर्न. ये भी बहुत ही क्रूशल पॉइंट है. ठीक है. और लास्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, हिनयाना, महायाना, वज्रयाना, तो यहां पे हम देखेंगे हिनयाना अपोज रिचुअल्स, अपोजिशन टू. ठीक. रिचुअल्स, प्रीस्टलीहुड, ओके. तो आपका हिनयाना बुद्धिज्म क्या है? इट अपोज द रिचुअल्स एंड अननेसेसरी प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस. ठीक है. अननेसेसरी सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस. इट अपोज द प्रीस्टलीहुड एंड द वेरी प्रीस्टली डोमिनेशन. ठीक है. देन
इट अपोज स्क्रिप्चर्स, ठीक, इट अपोज स्क्रिप्चर्स, रिस्पेक्टेड वेदास but was indifferent to Vedas and rejected its supremacy. ठीक है, यह हिनयाना बुद्धिज्म ने किया था. हिनयाना बुद्धिज्म बेसिकली इट यूज टू रिस्पेक्ट वेदास बट इट डिड नॉट accept the supremacy of the Vedas. It did not accept any scriptures. तो इसलिए गौतम बुद्ध के जो टीचिंग्स है, जो सेइंग्स है, दे वर लाइक अ फ्री फ्लोइंग फिलोसॉफी. टीचिंग्स एंड सेइंग्स ऑफ गौतम बुद्ध दे वर लाइक अ वे ऑफ लाइफ. ये पॉइंट ध्यान में रखना. स्क्रिप्चर एज सच, जो भी लिटरेचर बाद में आ गया बुद्धिज्म में वो बाद में आ गया है. सारे गौतम बुद्ध के जो टीचिंग से जो सेइंग्स है उनको कंपाइल किया गया फ्रॉम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टिल फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, और लिटरेचर आ गया. बट अदरवाइज बुद्धा डजंट एडवोकेट एनी स्क्रिप्चर्स है. सो देयर इज अ अपोजिशन टू स्क्रिप्चर्स. ठीक, द बुद्धा विल रिस्पेक्ट द वेदास बट बुद्धिज्म रिमेन इनडिफरेंट टू वेदास है, एंड बुद्धिज्म रिजेक्टेड सुप्रीमेसी ऑफ द वेदास. ये पॉइंट जरूरी है एज फार एज द हिनयाना इज कंसर्न. और इस मामले में कल मैंने बताया भी था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. जैनिज्म विल आउटराइटली रिजेक्ट वेदास. ठीक है, जैनिज्म विल outrightly reject the Vedas, but Buddhism will reject the Vedic supremacy. It will not reject the Vedas outrightly. Jainism बोलेगा कि वेदा एग्जिस्ट ही नहीं करते, and that's why महावीरा is called निर्ग्रंथा है. इसलिए हम महावीरा को निर्ग्रंथा बोलते हैं. Why? Because he doesn't believe in any scriptures and क्या बोलते हैं the sacred text. But Buddhism क्या है बेसिकली? Their Buddhism basically it will acknowledge the existence of the Vedas, but it will reject the supremacy of the Vedas. ये पॉइंट ध्यान में रखना है. ठीक, तो ये सारा हमें हिनयाना बुद्धिज्म में दिखता है. एंड दैट्स व्हाई अपोजिशन टू आइडल वर्शिप, टेम्पल वर्शिप. ठीक, देयर इज अ अपोजिशन टू आइडल वर्शिप, देयर इज अ अपोजिशन टू टेम्पल वर्शिप ऑल्सो. ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है एज फार एज द हिनयाना बुद्धिज्म इज कंसर्न. मगर महायाना में आइए तो क्या होता है, बुद्धा को पहले भगवान बना दिया, तो भगवान बना दिया तो आइडल वर्शिप आ गई, इमेज वर्शिप आ गई. ठीक है, रिचुअल्स आ गए. ये चेंजेस महायाना बुद्धिज्म में हो रहे थे. ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है. और फिर उनके कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्चर्स आने लगे, खुद के कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्चर्स आने लगे. ये भी चीज आने लगी एज फार एज द महायाना बुद्धिज्म इज कंसर्न. एंड दैट्स व्हाई द मॉन्क्स एंड नन्स, उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. दे बिकेम मोर एंड लेस लाइक अ प्रीस्ट. So kind of priestlyhood came in a we can say Mahayana Buddhism also. ये भी पॉइंट हमें ध्यान में रखना है. वज्रयाना की बात करते हैं तो वज्रयाना तो ऑब्वियसली है, तो वहां पे गॉड है. ठीक है, गॉडेस तारा है. सो ऑटोमेटिक आइडल एंड इमेज वर्शिप इज देयर. आइडल एंड इमेज वर्शिप. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिचुअल्स इंक्रीज. ये पॉइंट क्रूशियल है, एग्जाम में आ सकता है. कंपेयर टू महायाना बुद्धिज्म, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस, फॉर्मूलास, ठीक है, चांट्स, इनकेंटेशंस, इट इंक्रीज इन अ हिनयाना बुद्धिज्म. ये पॉइंट जरूरी है. कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलास, चांट्स, इनकेंटेशंस. ठीक है, सुपर नेचुरल इन्वोकेशंस, ये सारा आपको मिलेगा एज अ पार्ट ऑफ महायाना बुद्धिज्म, सॉरी आपका वज्रयाना बुद्धिज्म है.
नेचुरल इन्वोकेशन, चांस, इनकेंटेशंस, ठीक है, एंड इन्वोकेशन ऑफ द एविल्स एंड डेविल पावर्स, ये सारा आपको आपका वज्रयाना बुद्धिज्म में मिलेगा है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है, ये भी बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस है और उसी हिसाब से कंपैरेटिवली हम फिलोसफी की स्टडी कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है वो है आपका हीनयाना, महायाना, वज्रयाना। तो हीनयाना का जो लिटरेचर है, हीनयाना का जो लिटरेचर है वो क्या है? त्रिपिटकास, शुद्ध, विनय एंड अभिधम्म, ठीक। एंड मेनली द Hinayana literature was composed in Pali language, composed mainly in Pali language, ठीक। Pali, the language of masses। वज्रयाना के क्या है? बुद्ध चरित्र बाय अश्वघोषा, ठीक है। अश्वघोषा who was a vice president of the second Buddhist council, ठीक है, and who flourished under Kushana emperor Kanishka, and Ashwagosha is a representative of the Mahayana Buddhism, okay? He wrote Buddha Charita, the first ever Sanskrit biography of Buddha, okay? So obviously it will deal with the life of Buddha. Obviously it will deal with the life of Buddha. It was translated into Chinese. It was translated into Chinese. By whom? It was translated into Chinese by Buddhist monk. Dharma Rakshita, a famous Buddhist monk in a AD 420. He translated the Sanskrit, we can say, epic style literature. Buddha Charita is a biography. It's like a epic style of literature as far as the Mahayana Buddhism is concerned. It was translated into Chinese by Dharma Rakshita. Okay. Then there is one more biography of the Buddha, Lalit Vistara. Lalit Vistara. Lalit means lotus. In a Sanskrit, Lalit means a lotus. It is also a Sanskrit biography of Buddha. ये पॉइंट जरूरी है। देन वज्रयाना में जो लिटरेचर है उसको हम क्या बोलते हैं? दोहास, धरणीस, ठीक, तंत्र लिटरेचर। दोहास, धरणीज एंड तंत्र लिटरेचर इज वेरी वेरी फेमस एज फार एज द वज्रयाना बुद्धिज्म इज कंसर्न। और जैसे मैंने बताया ये संस्कृत में भी लिखा जाएगा और आपका प्रोटो बंगाली लैंग्वेज में भी लिखा जाएगा। और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसकी थीम क्या है? ऑल एसोटेरिक एंड एविल प्रैक्टिसेस, सुपरनेचुरल प्रैक्टिसेस, ब्लैक मैजिक, ठीक है, इनकैंटेशंस, चार्म्स, एमुलेट्स, ठीक है, एंड रेमेडीज फॉर वी कैन से ब्लैक मैजिक्स एंड सो ऑन। दिस इज द थीम। कॉम्प्लेक्स आसनास, ठीक, there is one more, mandalas and mantras। तो ये सारा आपका आएगा वज्रयाना लिटरेचर में है। तो ये सारा बुद्धिस्ट लिटरेचर आता है। और जब जहां पे हम त्रिपिटका की बात करते हैं तो हमें पता ही है शुद्ध पिटका क्या है? शुद्ध पिटका बेसिकली डील्स विथ द स्पिरिचुअल सेइंग्स, टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक। और हमें यह भी पता है शुद्ध पिटका में 5 निकाय है। शुद्ध पिटका में क्या है? 5 निकाय।
पहला कौन सा आता है? दीघ निकाय, शुद्ध पिटका। 5 निकाय है दीघ निकाय, दीघ निकाय। लॉन्ग डिस्कोर्सेस, ठीक। देन मध्य हिम निकाय, मिडल डिस्कोर्सेस, ओके। देन वी हैव संयुक्त निकाय, कनेक्टेड डिस्कोर्सेस, ओके। शुद्ध पिटका जो है ये पहला पिटका है। पिटका मीन्स कैनन है। पिटका इज अ कैनन ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड देयर आर 3 पिटकास और 3 कैनन्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 पिटकास, ठीक। फर्स्ट इज अ शुद्ध पिटका which deals with the teachings and sayings of Gautam Buddha, the principles of the Gautam Buddha, okay, and the spiritual aspects. और उस शुद्ध पिटका में 5 निकाय है और 5 डिविजन है। फर्स्ट इज दीघ निकाय, दीघ मीन्स लॉन्ग है, मध्य हिम मीन्स मिडल, ठीक है। संयुक्त निकाय मीन्स कनेक्टेड डिस्कोर्सेस। फोर्थ इज अंगुत्तर निकाय, फोर्थ इज अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय में क्या है? अंगुत्तर निकाय के बारे में और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें सबको पता है, वो है इंफॉर्मेशन अबाउट 16 महाजनपदास, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट 16 महाजनपदा इज फाउंड इन अंगुत्तर निकाय, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय मतलब न्यूमेरिकल डिस्कोर्सेस, अंगुत्तर निकाय इज न्यूमेरिकल डिस्कोर्सेस, ये पॉइंट जरूरी है। और उसमें ही हमें 16 महाजनपदास की लिस्ट मिलती है, काशी, कौशल, वत्स, अवंती, मगध, ठीक है, शौरसेन, कुरु, पांचाल, अश्मक, माद्र एंड सो ऑन। सो देर आर चंपा और वी कैन से अंग, दीज आर महाजनपदास। चंपा इज अ कैपिटल ऑफ द अंग महाजनपदा। ये सारे महाजनपदा की लिस्ट हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय। एंड लास्ट इज खुद्द निकाय, लास्ट इज खुद्द निकाय। और उसमें क्या है? जातका स्टोरीज आर फाउंड है, जातका स्टोरीज। हमें सबको पता है जातका क्या होता है। जातका आर द स्टोरीज डीलिंग विथ प्रीवियस बर्थ्स ऑफ अ बुद्धा है। जातका स्टोरीज डील विद द so called 550 births of a Gautam Buddha. Before he was born as a Gautam Buddha, there were 550 births. So, and they are called as a Jataka Mala. They are also called as a Jataka Mala. तो ये जातका स्टोरीज कहाँ पे मिलती है? दे आर फाउंड इन अ खुद्द निकाय, ठीक है। तो ये 5 निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर शुद्ध पिटका। अगर हम विनय पिटका की बात करते हैं तो विनय पिटका क्या है? इट विल डील विथ मोनास्टिक डिसिप्लिन, ठीक, इट विल डील विथ मोनास्टिक डिसिप्लिन। इसमें एक बुक है शुद्ध विभंग, शुद्ध विभंग, ठीक, फॉर मॉन्क्स it is called Mahavibhanga, okay? For nuns it is called Bhikkhuni Vibhanga, okay? तो मेल और फीमेल दोनों के रूल्स अलग अलग लिखे गए हैं। शुद्ध विभंगा इज अ बुक वेयर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ मोनास्टिक ऑर्डर इज फाउंड। तो मेल्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो लिखे गए हैं महाविभंग में है, फॉर मॉन्क्स। जो नन्स है जिनको हम भिक्षुणीस बोलते हैं, भिक्षुणीस, उनके लिए है भिक्षुणी विभंग। और शुद्ध विभंगा में कौन सा एक बुक है? शुद्ध विभंगा में एक बुक है जिसमें ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट लिखे गए हैं,
है, एंड ऑल दिस कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली दे आर कॉल्ड एज अ आपका प्रतिमोक्षा। ये टर्म इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, है, ये टर्म यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। विद इन शुद्ध विभंग देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड प्रतिमोक्षा, देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड प्रतिमोक्षा, ठीक। इन दैट प्रतिमोक्षा all the rules and regulations, code of conduct for the monks as well as nuns, okay? And they have been mentioned as a part of, we can say, the Vinay Pitaka. तो विनय पिटका का बुक है शुद्ध विभंग, और शुद्ध विभंग का सेक्शन है प्रतिमोक्षा, है। सो प्रतिमोक्षा इज अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन ऑफ द बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर। देन दूसरा बुक आता है खंडका, दूसरा बुक आता है खंडका। उसमें दो पार्ट है, महावग्ग एंड चूलवग्ग। खंडका ये विनय पिटका का दूसरा बुक है, इसके दो पार्ट है, महावग्ग एंड चूलवग्ग। महावग्ग में क्या है, इट विल डील विथ बुद्धास अवेकनिंग एंड एनलाइटमेंट, ठीक। एंड चूलवग्ग विल डील विथ वी कैन से अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बुद्धिस्ट कम्युनिटी, establishment of Buddhist community, that is monks and nuns, so called Buddhist monastic order। ये चूलवग्ग में लिखा गया है, ये पॉइंट भी जरूरी है। एंड लास्ट बुक ऑफ द विनय पिटका इज परिवार। परिवार मतलब जिसको हम बोलते हैं कुटुंब, ठीक, अ फैमिली, परिवार। So what is परिवार? परिवार में क्या लिखा गया है? शुद्ध विभंग और आपका खंडक, ये जो दो बुक्स है, इन दो बुक्स में जो कुछ लिखा गया है उसकी समरी एनालिसिस है, समरी एनालिसिस ऑफ फर्स्ट टू बुक्स ऑफ विनय पिटका विल बी फाउंड इन परिवार। परिवार यह विनय पिटका का तीसरा बुक है। इस बुक में क्या मिलता है, पहले जो दो बुक्स है विनय पिटका के, शुद्ध विभंग और खंडका, इनमें जो कुछ लिखा गया है उसका समरी एनालिसिस हमें तीसरे या परिवार में मिलता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये भी क्रूशियल है हमारे लिए फ्रॉम द बुद्धिस्ट लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड टुडेज लास्ट एज अ पार्ट ऑफ आवर कंक्लूडिंग एस्पेक्ट ऑफ द सेशन, हम सेशन अभी कंक्लूड करेंगे। तो लास्ट पार्ट है अभिधम्म पिटका, ठीक। उसमें आएगा धम्म सेनगी, ठीक, डील्स विथ क्लासिफिकेशन ऑफ Dhamma and its ideas, okay? Dhamma Senagi will deal with the Dhamma and the different ideas associated with the Dhamma and their classification, okay? Dhamma और उसके जो ideas है उसका classification Dhamma Senagi में किया गया है। फिर आएगा कथा वत्तु, ठीक। कथा वत्तु में क्या आएगा, there are debates and commentaries on debates, okay? There are debates and then you have the commentaries on debates as far as the Kathavattu is concerned, okay? Then one more section is Pathana. Pathana you have question and answers, okay? You will have questions and answers as far as the Pathana is concerned, as far as the Abhidhamma Pitaka is concerned, okay? And one more is questions are arranged in pairs, ठीक। इस यमक ये ऐसा बुक है अभिधम्म पिटका का, यमक ये अभिधम्म पिटका का बुक है। इसमें
सारे जो क्वेश्चन है वो पेयर्स में अरेंज किए हैं, है? दो के रेंज में क्वेश्चंस अरेंज किए, 2 क्वेश्चंस एक साथ होंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन नहीं होगा, हमेशा 2 क्वेश्चन साथ में रखे गए हैं, इसलिए उसको यमक बोलते हैं। और वो क्वेश्चंस भी कैसे, जो मैच करते हैं। यमक का मतलब क्या है इंग्लिश में? राइम है, राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं ना हम लोग। सो इट इज राइमिंग, ठीक है? द क्वेश्चंस विच आर मोर एंड लेस सिमिलर एंड मैचिंग, सच ए क्वेश्चंस आर पेयर्ड इन दिस यमक बुक। ये पॉइंट भी जरूरी है, ठीक है? और ये सारा बुक्स जो है अभिधम्म पिटका का पार्ट है। और अभिधम्म पिटका क्या है? अभिधम्म पिटका डील्स विद द फिलोसफी एंड कॉम्प्लेक्स मेटाफिजिक्स ऑफ द बुद्धिज्म। Abhidhamma Pitaka, it deals with the philosophy and complex metaphysics of the Buddhism. Okay, so this is the case. So with this basically, I will like to conclude the session. Okay, I have dealt as far as possible on all important aspects which have been asked in the examination and which can be asked in the examination about the Buddhism. And as everyone knows, सबको पता है कि बुद्धिज्म एक अनएंडिंग वी कैन से डिस्कशन है, हमेशा चलता ही रहेगा। बहुत सारा चीज है जो अभी भी कवर किया जा सकता है। देयर इज सो मच इन लिटरेचर, देयर इज सो मच इन बुद्धिस्ट मुद्रास, देयर इज सो मच इन वी कैन से बोधिसत्व कंसेप्ट, देयर इज सो मच इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। लेकिन अभी प्रीलिम्स तो हमारे सामने है और टाइम बहुत कम है, तो जितना मैं कवर कर सकता था आज मैंने किया है, ठीक है? आई होप this session also will be very very useful to all of you, and I will like that everyone gets a success as far as the upcoming prelims is concerned. And इसके साथ जो PDF है वो PDF आपको शेयर किया जाएगा, उसमें और डिटेल में सब कुछ दिया गया है। So basically on this note I will like to conclude the session and I will like to take the leave of all of you. Thank you very much. Have a nice day and be successful in your examination. Thank you.